अच्छा, आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं पहले। मॉक का क्वेश्चन है। ऑन वन हैंड रशिया यूएस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन इज़ इंटेंसिफाइंग, ऑन द अदर साइड यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग ताइवान हैज़ रिकर्ड। ठीक है। क्रिटिकली एवेलुएट, अब कहानी यहाँ है, क्रिटिकली एवेलुएट द पॉलिसी ऑप्शंस फॉर द वाशिंगटन। अच्छा, अब सीन ये है कि आपको नज़र आ रहे हैं दो चीज़ें बताई, बोला रशिया का रिसर्जेंस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑन द यूक्रेन, ताइवान का चाइना का राइज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ताइवान। सही है। अब दोनों का मसला किसके साथ है? यूएस के साथ है अल्टीमेटली। तो मैंने हेडिंग भी खैर यही बनाई है, यूएस चाइना, रशिया यूएस चाइना का इशू, दोनों को मिला के क्रिटिकली एवेलुएट करना है आपने पॉलिसी ऑप्शंस फॉर द यूएस, कि यूएस ने क्या स्टेप्स लिए हैं वैसे तो ये बताना है, ठीक है, और पॉलिसी क्या हो सकती है उसके पास, आपने दोनों हवाले से एवेलुएट करना है। बेसिकली अगर आपको पता होगा कि उसने कोई पॉलिसी निकाली है तो आप उसको क्रिटिकली एवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता उसने कोई पॉलिसी रखी है कि नहीं रखी तो फिर तो नहीं बता सकते। खैर, इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, एनालिसिस कुछ भी नहीं होता, नॉलेज जितना ज़्यादा होगा सारी चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। सो जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके अंदर यू हैव टू राइट डाउन अ कोटेशन रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कौन सी कोटेशन दी है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो सीन ये है कि यू मस्ट रिमेंबर दीज लिटल कोटेशंस जो कि आप डाल सकें, क्योंकि लंबी लंबी कहानी एक कोटेशन आप याद कर लेंगे वो भी पेपर में आपको नहीं याद आ रही होती। तो इससे अच्छा ये है कि आप छोटी छोटी लाइन, वन लाइन हाफ लाइन की कोटेशंस याद करें, ठीक है, और उसको कोशिश करें डालें। क्योंकि जैसे आईआर का अगर आप है ना, तो आईआर के हैं तो कोटेशंस याद करें, वो करंट अफेयर्स आईआर और पाकिस्तान अफेयर्स में लग जाएंगे। कुछ पाकिस्तान अफेयर्स की याद कर लें, हर टॉपिक से रेलेवेंट कायदे आज़म की, इलामा इकबाल की। तो इसी तरीके से यही तरीका होता है इसको परसू करने को, और एक कॉमन पैटर्न निकालना पड़ता है और फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। खैर, यहाँ पे आपने, मैंने ये वाली कोटेशन डाली है, ठीक है, और ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये कोई भी नोट सामने रख के या कोई चीज़ नहीं, रैंडम क्वेश्चन उठाया और उसको उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर उसके ऊपर आउटलाइन बनाई है। ये नहीं होता कि आप उसके साथ नोट्स लेके बैठ जाएं और पहले पूरा पढ़ें फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दैट्स इररिलेवेंट, क्योंकि क्वेश्चन एकदम से आता है और आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज को लेके पेपर में जाना होता है, और कोई भी ऑन स्पॉट क्वेश्चन आता है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको टैकल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। असल ये चीज़ होती है क्रिटिकल, वो कहते हैं नहीं सीएसएस एस्पायरेंट आ गया है, क्रिटिकल एनालिसिस आना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस कुछ भी नहीं होता, सब शिट है, बुलशिट है। तो आपको बस क्या करना चाहिए, नॉलेज और उसको यूज़ करना चाहिए रेलेवेंट जगह पे, रेलेवेंट आइडियाज़ के साथ। तो खैर, ये तो अलग बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने कोटेशन डाली, ठीक है, उसके बाद आप आगे बताएंगे वर्ल्ड इज़ इन ट्रांजिशन। अच्छा, ये अब मैंने तो अपनी तरफ से तो नहीं बताना ना, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि वर्ल्ड ट्रांजिशन कैसे हो रही है। रिचर्ड हास का एक आर्टिकल था 2016 में, उसी ने बेसिकली प्रिडिक्ट किया था ये चीज़ कि चाइना के राइज को बताया था, ठीक है। और एक बहुत ज़बरदस्त ने टर्म बताई थी, जैसे कि यूनिपोलर ऑर्डर होता है ना, वर्ल्ड ऑर्डर होता है, तो उसने बोला आर्टिकल यही था कि नो वर्ल्ड ऑर्डर, राइज ऑफ चाइना था को हाईलाइट किया। और 2014 के बाद ज़ाहिर है वो क्राइमियन इशू भी था ना, तो उसके बाद उसने एक आर्टिकल लिखा था। रिचर्ड हास एक बहुत बड़ा नाम है फॉरेन अफेयर्स के अंदर। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो होता है ना, बेसिकली ये आपकी पॉलिसी डिक्टेशन करता है यूएस के लिए, और यूएस के बड़े बड़े ऑथर जो लिखते हैं वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट की जाती हैं वो चीज़ें। बहुत पहले से अल्फ्रेड मैहन था और भी दो चार गुजरे हैं, उनके नाम ये हेनरी किसिंजर ने बहुत फॉलो किया है। हेनरी किसिंजर खुद बहुत लिखता था। खैर, ये सारी चीज़ें अलग हो गई। तो हम यहाँ पे बताने का मकसद है कि ये वाला आर्टिकल का जिक्र करेंगे, फिर बताएंगे 3 मेजर पावर हब्स हो गए हैं 21st सेंचुरी के अंदर। 3 मेजर पावर हब्स आए हैं जो कि क्या है, रशिया, चाइना एंड द यूएस, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे ट्राईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लिखा है, लेकिन यू डोंट नीड टू राइट ट्राईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाता है आईआर के हवाले से। तो आप लिखें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ सही रहेगी। इसके बाद ये अभी पूरा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, उसको आगे लेके चल रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है और क्या, मतलब ओवरऑल आपको ना वहाँ पे नॉलेज को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना होता है, उसे पता चले एक तो आपने पढ़ा हुआ है, और दूसरा ये कि आपको इस बारे में पता है जिस बारे में क्वेश्चन ने पूछा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेलेवेंट बात लिखनी चाहिए, इधर उधर की आय शाय नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद एक और आर्टिकल का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ जो कि वही रिचर्ड हास का है, क्या अक्टूबर के अंदर, ये अभी पिछले महीने आया था, मतलब 2022 के अंदर, डिकेड ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। बेसिकली इस चीज़ के अंदर हाईलाइट किया है कि जो 21st सेंचुरी है ना, इसका जो सेकंड डिकेड है, सेकंड डिकेड इज़ ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। डिकेड सेंचुरी जो है ना, ये पूरा आर्टिकल इसमें बताया है कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है न्यू, अब कुछ नहीं पता किस तरीके से हो रहा है।
तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि बहुत ख़तरनाक सेंचुरी है, न्यूक्लियर का थ्रेट है, क्लाइमेट का थ्रेट है, टेररिज्म का थ्रेट है, स्पेस वॉर का थ्रेट है, सब्सिडी वॉर, एनर्जी क्राइसिस, तो इसमें सब चीज़ें हाईलाइट की हैं। खैर यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए ये वाली चीज़ हाईलाइट किया, पता चले कि कैसे एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी साइड पे कनेंड्रम के अंदर यूएस फंसा हुआ है। तो तीसरे फिर आगे मैंने बताया कि फॉरेन अफेयर्स के जो मैगजीन है स्कॉलर्स बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पूरी एकेडमिया की एक डोमेन होती है। बेसिकली हम भी उसी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे एक हद तक हम भी यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर ये चीज़ें पॉलिसी ऑप्शन को डिफ़ाइन किया जाता है। वो कहते हैं ना जैसे एकेडमिया इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन चाहिए पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकली, कि वो इकोनॉमी का सोल्यूशन है। बेसिकली ये होता है कि फॉरेन पॉलिसी हर चीज़ के अंदर ना ये जो रिसर्च बेस होती है ना, जिसको एकेडमिया बोलते हैं और स्कॉलरली वे बोलते हैं, स्कॉलर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉरेन अफेयर्स में सारे वार्न कर रहे हैं यूएस को चाइना ट्रैप के हिसाब से। चाइना ट्रैप एक लफ्ज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त, अगर आपको पता हो, ये उन्होंने मतलब वर्ड कॉइन किया हुआ है कि चाइना के यूएस की जो पॉलिसीज़ है ना वो बेसिकली रिएक्शनरी पॉलिसीज़ हैं। तो ये वर्ड है रिएक्शनरी पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ चाइना, तो उस लफ्ज़ को बोला चाइना ट्रैप। इट डजेंट मीन कि ये वो वाला चाइना ट्रैप है कि डेब्ट ट्रैप और वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मसला है, ये अलग चाइना ट्रैप है। ये भी, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। खैर इसको हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन में अपनी नॉलेज को पूरा एक्सप्लेन, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मज़ीद ये तो पूरे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आपको एग्जाम पेपर के अंदर सिर्फ उसको भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है, सिर्फ लिखना है कि भाई इस तरह हो रहा है, तो वो समझ जाएगा यार, इसको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी तो पता है कम से कम। इसके बाद यूएस हैज़ लॉन्च, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएस ने लॉन्च किया अक्टूबर 2022 के अंदर। तो ये जब आपने लिख दिया तो वैसे ही समझ जाएगा कि हाँ यार बच्चे को तो पूरे नंबर देने चाहिए, अच्छे नंबर के, इसको तो पता है ये बात क्या हो रही। तो नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी ना, आपको डाइवर्स आपकी रीडिंग हो, ये सारी चीज़ें, खैर हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होनी चाहिए करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ों से। खैर ये नेशनल सिक्योरिटी लॉन्च किया पर यूएस ने, मैंने यहाँ जिक्र किया, जिसने उसने अपनी फ्यूचर पॉलिसी का बताया कि फ्यूचर में वो कैसे लेके चलेगा, वो सारी चीज़ें हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन का एक ओवरव्यू, जो हमने इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली बताना होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है ये पता चल जाएगा, बट एक टाइम तक बच्चों को यही नहीं समझ आता इंट्रोडक्शन में हम लिखें क्या। भाई इंट्रोडक्शन में यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर ओन क्वेश्चन व्हाट यू आर गोइंग टू से। अक्सर टीचर्स बोलते हैं कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन अपना अपना होता है, तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है एग्जामिनर को, इससे पता चल जाता है आपके पास कितनी नॉलेज है। तो इस नॉलेज को अपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाएं, ठीक है। आगे वाली तो फिर हेडिंग्स ही देखता है वो और फिर चीज़ें देखता है। खैर हम आगे चलते हैं। आगे हमने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, मैंने हेडिंग ये दी है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग दिस डिकेड ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको बेसिकली ये इतना फैंसी जार्गन्स के साथ हेडिंग लिखनी होती है। ऑब्वियसली ये बच्चों वाली बातें हैं, ये पता नहीं कौन उल्टी सीधी बातें बताता रहता है कि आपको अच्छी मतलब मुश्किल वर्ड ना लिखें, ये ना लिखें। भाई एग्जामिनर आपका बच्चा नहीं है, ही इज़ ग्रेजुएट, ही इज़ पीएचडी, ही इज़ डीन, पता नहीं क्या कुछ उसने क्वालिफिकेशन की होती है, फिर जाके वो पेपर चेक करता है। तो आप अच्छे जार्गन्स यूज़ करें रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, वो यूज़ करने चाहिए हेडिंग्स के अंदर, ताकि पता चले आपने पढ़ा हुआ है, भाई आपको आती हैं चीज़ें, वर्ड्स का मतलब पता है। एक आम बातें लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा। तो खैर डिकेड ऑफ अनसर्टेनिटी हर जगह पे हाईलाइट हो रही है, तो मैंने इस बारे में हेडिंग डाला कि कैसे आप इसको कॉन्सेप्चुअल, सिंपल आप लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वॉर, या जो भी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने डिपिक्शन हल्की सी की है, ज़ाहिर रफ आउटलाइन है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं ओवरऑल इस तरीके से। यहाँ पे अमेरिकाज़ बना दें, अमेरिकाज़ तो समझ रहे हैं ना आप, अमेरिकाज़ बोलते हैं दोनों को मिला के। अच्छा यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया, ये पूरा रशिया और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से ताइवान जापान बना के ये बेसिकली वर्ल्ड मैप भी बना के समझा सकते हैं कि ये यूएस है, ये चाइना है, यहाँ चाइना है, ये रशिया है, तो इन दोनों की आपस में वॉर चल रही है, टसल, जो बहुत तरीके हैं। खैर यहाँ पे मैंने जो तरीका अपनाया वो ये है कि एक तरफ यूएस बनाया, यूएस के ब्लॉक में यूरोप भी है, यूरोप ज़ाहिर ऑब्वियसली इसके एलाइज में आता है, यूएस एंड एलाइज भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चाइना बनाया और रशिया बनाया। अब बेसिकली आपको इस डायग्राम से एग्जामिनर को बताना है कि भाई यू नो एवरीथिंग अबाउट द करंट डायनामिक्स इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन करंटली, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैंने ताइवान का इशू लिखा कि भाई चाइना यूएस के अंदर ताइवान का इशू चल रहा है, जिसमें इसको वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, चाइना को पीछे से रशिया ने भी बैक की हुई, ये वाली स्टेटमेंट्स है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें। ज़ाहिर हर चीज़ यहाँ लिखने बैठ गए तो 20 नंबर तो नहीं हुआ है ना, तो डबल ऐसे हो जाएगा। इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं 21st सेंचुरी के अंदर कि बस फिर बंदा क्या क्या लिखे इसके अंदर। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होकर सारी चीज़ें ना सिरसिरी करके ऊपर से सुपरफिशियल इसे एक्सप्लेन करनी होती है। खैर ये इंडिया का मतलब ये था, इंडिया अब यूएस के ब्लॉक में आ रहा है ना, और ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली
है, ऑकस वाला सीन है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पूरी चीज़ें, ऑकस आप ये हाईलाइट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्वाड हाईलाइट कर सकते हैं, आप यहाँ पे I2U2 कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें अलग डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। पहले आप इस असल जो इशू है वो रशिया चाइना और US का है, उसको समझें। अच्छा, ट्रेड वॉर मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रेड वॉर चल रही है, स्पेस वॉर चल रही है, टेक वॉर चल रही है। अब ये पूरे सेपरेट टॉपिक्स हैं, यू मस्ट नो, यू मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सबको पता होगा इस बारे में। खैर यहाँ मैंने हाईलाइट किया कि इन दोनों के दरमियान मसला क्या चल रहा है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि यूरोप और रशिया और US के दरमियान क्या मसला चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यूक्रेन का मसला है, आइडियोलॉजिकल वॉर है, एनर्जी क्राइसिस है, वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख के पता चले कि भाई इनको सारी चीज़ों को पता है। और यहाँ हम बताएंगे म्यूचुअल कोलैबोरेशंस हैं, आइडियोलॉजी सिमिलैरिटीज़ हैं, सही है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। हमने पाकिस्तान को यहाँ पे फ्लोटिंग करता हुआ दिखा दिया। पाकिस्तान बेसिकली चाइना के कैंप के अंदर है, लेकिन वी आर कोलैबोरेटिंग विद द US, वी आर हार्ड हेजिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने अक्सर बताया है कि हम वो करना चाह रहे हैं, सारी स्टेट्स वही कर रही हैं हार्ड हेजिंग। ये वो कॉइन किया था जोनाथन हॉल्सहैग, एक बंदा है जोनाथन हॉल्सहैग, उसने अपनी बुक के अंदर कॉइन किया है कि राइज ऑफ चाइना हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। और जो स्टेट्स हैं, 3 चीज़ें वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कर रही हैं, राइज ऑफ चाइना, डिक्लाइनिंग इन द ऑप्टिमिज्म ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड थर्ड इज़ हार्ड हेजिंग, जो कि स्टेट्स कर रही हैं, एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द बिग कंट्रीज़ या बिग पावर्स। तो खैर ये कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया सारी चीज़ों को, थोड़ा सा अच्छा करके आप बड़ा बड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो पता चलेगा कि आपको पता है। खैर इसके आगे भी हम उसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ना बहुत सेलेक्टिव पूछा गया है, लेकिन आपको ओवरव्यू इसलिए थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को देना ताकि पता चले कि भाई आपने पढ़ा हुआ है, वरना फ़ायदा आपकी इतनी सारी नॉलेज अगर रिफ्लेक्ट भी ना हो क्वेश्चन में। टाइम नहीं लेना है इस चीज़ के अंदर, अगर टाइम ले लेंगे तो फिर इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा सारा लिख के आ जाएं, सारी चीज़ें बताएं, वो तो काटेगा, वो तो देगा कुछ नहीं, ज़ीरो, क्योंकि आपने रेलेवेंट कुछ तो काम लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें बताने के साथ अपना क्वेश्चन पूरा कर लें तो फिर तो ज़बरदस्त है। खैर हम थोड़ा सा आगे फिर और मजीद कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, पॉलिसी ऑप्शन बाद में देखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई पहले पता तो US रशिया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑन यूक्रेन है क्या, ये क्वेश्चन में बोला गया, और US चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन ताइवान भी क्या। ये पूरे हेडर्स नहीं होंगे, ये बेसिकली 2 लाइन के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम करंट डायनामिक्स समझाने की सिचुएशन कंटेम्प्रेरी समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हो क्या रहा है यहाँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पहली हेडिंग क्या है, रशिया नेक्स्ट 4 रीजन्स इन ऑफ यूक्रेन इन अक्टूबर 2022, जिसके अंदर आपको पता है आपका खेरसन का रीजन है, ज़ेप्रोजिया है, लोहानस्क है, डोनेस्क है, ये सारे चारों रीजन जो है यूक्रेन का आपको मैप आना चाहिए, क्राइमिया पूरा करके ना आपको रशिया, यहाँ पे ये 4 रीजन आते हैं, क्राइमिया यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, ये रीजन इस तरीके से। खैर ये अब जाहिर है सेपरेट क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इररिलेवेंट होगा अगर आप सारी चीज़ें लिखने लग जाएंगे, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, उसके अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है, नेटो इज़ गिविंग ह्यूज मिलिट्री एड टू यूक्रेन, $100 बिलियन, 1-2 फैक्ट्स डाल देंगे, ग्राफ बना देंगे, VI ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ट्रिगर्ड एनर्जी क्राइसिस यूरोप को पूरा एक इकनॉमिक मेल्टडाउन के अंदर लेके जा रहा है। अब इसके ऊपर अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ये सिर्फ आपने ये बताना है एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर कर दिया है, विंटर्स आ रही हैं, रशिया एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, यूक्रेन अपना स्पॉट मार्केट्स में जा रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोपियन जो हैं, और उसकी वजह से ऑयल गैस की प्राइसेस शूट करती जा रही हैं मज़ीद। और ऊपर से ओपेक का डिसीजन भी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि हम 200 मिलियन बैरल्स पर जो बैरल्स ऑयल को कट करेंगे और अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो पूरा एक केओस की सिचुएशन बनी हुई है। ये वही वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, डिकेड्स ऑफ अनसर्टेनिटी अगर यहाँ पे बताने लग गए तो फिर तो ये ख़त्म नहीं होना डिकेड इस तरीके से। फिर इसी वजह से ये जो ऑथर्स हैं बड़े, वो इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये डिकेड ऑफ अनसर्टेनिटी हो रही है, मसले आ रहे हैं। खैर इसके बाद ये तो आप रशिया US वाला मसला बताएंगे, इसमें वेस्ट का जिक्र कर दिया आपने। फिर आप US चाइना का मसला बताएंगे कि US चाइना का मसला क्या है ताइवान पे। तो सबसे पहले आप बता देंगे, हाईलाइट कर देंगे, नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था, उसकी वजह से रेज वॉर हो गई, मतलब पूरा अपने मिलिट्री मतलब रेज बड़े वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी आपको पता होगा चाइना की होती है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो वो वाली बात है कि पूरा उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए हैं, या मैंने लिखा है मिलिट्री एंड नेवी ड्रिल्स इन बाय चाइना इन ताइवान स्टेट के अंदर वो हो रही हैं। हार्ड स्टेटमेंट द फॉरेन ऑफिस ऑफ द चाइना के, वो आपके जी जिनपिंग ने भी तो यही बोला है कि
जी जिनपिंग ने कि डोंट प्ले विथ फायर, बाइडन को बोला है डोंट प्ले विथ फायर। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी है क्वेश्चन में जो कि नहीं पूछी गई। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया। अब असल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, उसने बोला था पॉलिसी ऑप्शंस फॉर द यूएन, आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए आपको पता हो, आपने डेवलपमेंट्स बताएं, आप फिर ही आगे क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे ना। वैल्यूएट किया पॉलिसी ऑप्शन, बेसिकली आपने बताया पॉलिसी ऑप्शन फॉर यूएस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बताएं सबसे पहले कि यूएस हैज लॉन्च्ड इज द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू डील विद दिस इंटरनेशनल सिचुएशन, इन ऑर्डर टू डील विद दिस डिकेड ऑफ केओस कह लो, या अपनी तरफ से अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजीज लगानी होती हैं। तो यहाँ मैंने पहले ओवरव्यू बनाया है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या, उसमें क्या क्या बोला है, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, कि रशिया एक इमीडिएट थ्रेट है, ठीक है, ये तो बात समझ आ रही है। फिर उसने उसमें ये लिखा है कि चाइना हमारा लॉन्ग टर्म जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंशियल थ्रेट है। इसके बाद काउंटरिंग ईरान का जिक्र है, जो कि पता चल रहा है डील की बात चल रही है, ऑयल की बात चल रही है, न्यूक्लियर की बात चल रही है, तो सारी चीज़ें एक तरफ इस तरफ आ जाएंगी। कमिटमेंट टू द इसराइल एंड मिडल ईस्ट का इसमें जिक्र है कि हम मिडल ईस्ट के साथ कॉपरेशन बढ़ाएंगे। इसके अंदर वो आगे हम देखते हैं, हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। कॉपरेटिंग ग्लोबली हम कॉपरेट करेंगे अपने एलाइज के साथ, वी स्टैंड विद आवर एलाइज, ठीक है। इसके बाद इक्विटी बेस्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इकोनॉमिक ऑर्डर को हम बैलेंस रखेंगे, फ्री एंड ओपन इंडो पॉलिसी जो है आपकी, फ्री इंडो पॉलिसी के मतलब फ्री होनी चाहिए ट्रेड, और ये सारी लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। खैर ये तो हो गया आपका पॉलिसी ऑप्शन। मैंने एक ओवरव्यू ऊपर उसी को पहले ही बता दिया कि भाई मुझे पता है सारी चीज़ों का, तो आप पहले ही मेरी हेडिंग से पता चलना चाहिए। आगे फिर आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को यूएस ने जो दिया है ना, उसमें बताया क्या यूएस ने बताया चाइना एज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल थ्रेट। उसने ये एक्सप्लेन किया कि चाइना हमारा मेन, यूएस की पॉलिसी के अंदर है। अब यूएस की पॉलिसी के अंदर हम ये सारे साइलेंट फीचर इसके देख रहे हैं। तो खैर इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। अब जाहिर है आपने इसके अंदर डिटेल्स लिखनी है, फैक्ट फिगर लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। कि चाइना इज़ गिविंग टफ टाइम, ये बताया जा रहा है कि चाइना को पहले ही ना ये काउंटर करना चाह रहे थे दूसरे तरीके से, लेकिन चाइना अब काउंटर हो नहीं रहा। तो काउंटर कर नहीं हो रहा, तो इसकी जगह फिर ये अब काउंटर प्लस कॉपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये दो पूरी पॉलिसी ये लेके चल रहे हैं यूएस वाले। भाई एक चीज़ हैंडल नहीं हो रही, इस वजह से अब उसकी पॉलिसी चेंज की। यहाँ मैंने जिक्र किया जॉन मेशाइमर का, उसने आर्टिकल लिखा था द इनएविटेबल राइवलरी, कि ये किस तरीके से आपका यूएस चाइना की थ्यूसीडिड स्ट्रैप वाला जो जिक्र है, इन यूएस चाइना की वॉर का जिक्र किया, इनएविटेबल राइवलरी है कि किस तरह चाइना ऊपर आया यूएस की गलती की वजह से। आपको पता है ये डिफेंसिव रियलिज्म, ये रियलिस्ट है, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है ना ये। तो इसकी सारी यही थॉट्स हैं कि चाइना यूएस की गलती है कि चाइना के राइज में यूएस ने किरदार अदा किया। यूएस ये समझ रहा था कि चाइना ओपन मार्केट करेगा, चाइना डेमोक्रेसी को परसू करेगा, और चाइना विल फॉलो ऑल कल्चरल वैल्यूज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी सारी स्ट्रेटजी ख़राब हो गई। तो ये इस चीज़ को क्रिटिक करता है यहाँ पे। तो हम इस चीज़ का हल्का सा हवाला दे देंगे और थोड़ा सा बताएंगे कैसे ये मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल थ्रेट, क्यों जियोपॉलिटिकल थ्रेट यूएस ने बोला, इसलिए बोला इंडियो पैसिफिक इशू है, साउथ चाइना इशू का है, ताइवान इशू है, वो पता है ताइवान स्टेट का, वन पॉलिसी चाइना पॉलिसी का इशू है, ट्रेड वॉर का इशू चल रहा है जिसके अंदर आपकी सैंक्शंस, टैरिफ्स, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर टेक वॉर चल रही है आपकी, टेक वॉर के अंदर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू चल रहा है, वो सारी बातें। अब ये पूरे सेपरेट टॉपिक्स हैं कि यू हैव टू कवर दीज ऑल सेपरेटली इन ऑर्डर टू कवर क्वेश्चन, के कुछ भी आ सकता है। खैर स्पेस वॉर चल रही है, स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, ओपन स्पेस ट्रीटी आ रही है, ट्रीटी को वायोलेशंस हो रही हैं, उसके तहत चाइना एक और ट्रीटी हो रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलके कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर वर्ल्ड ऑर्डर का थ्रेट है, बेसिकली यूएस ये कह रहा है। अकेडमिया, ये वाली चीज़ मैंने पहले भी हाईलाइट की कि अकेडमिया कह रही है कि चाइना, अकेडमिया पूरा जो नॉलेज का जो कोई जो कह सकते हैं वो है ना सर्कल है, वो ये कहना चाह रहा है पूरा कि भाई चाइना ट्रैप के अंदर फंस गया है, यूएस चाइना के अंदर ट्रैप के अंदर फंस गया, और सारी पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट कर रहा है जो कि चाइना की रिएक्शनरी पॉलिसी है। पहले प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ होती थी जब वो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, अब रिएक्शनरी पॉलिसीज हो रही है क्योंकि चाइना का राइज हो रहा है। और अल्टीमेटली दिस शोज दैट द वर्ल्ड इजंट अ सिंगल सुपर पावर, इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ सुपर पावर, इट मीन्स द वर्ल्ड इज़ अंडर मल्टीपोलर ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद हम इस ये सारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन, एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, फिर दूसरे को आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट थ्रेट है रशिया। अब यहाँ एक्सप्लेन किया है कि रशिया इज़ इमीडिएट थ्रेट ऑफ यूएस। अब ये कैसे है, इंस्टेंट थ्रेट यूएस के लिए क्यों है, एग्रेशन की है यूक्रेन के अंदर, उसकी सोवरेनिटी को वायलेट किया है, ठीक है, एग्रेशन शो की है, और रूल्स वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक किया है, वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक किया। तो इस तरीके से ये एक
इमीडिएट थ्रेट है हमारे लिए, न्यूक्लियर का थ्रेट आ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने हेडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। हेल्पिंग, यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं मिलिट्रली, इकोनॉमिकली कैसे, और चाहे रशिया को ब्लॉक कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। एनर्जी कट कर रहे हैं, एनर्जी डिपेंडेंस ख़त्म कर रहे हैं। वो ऐसे कि उन्होंने यूएस की पॉलिसी आपको पता होगा, वो पूरा जाके उसने मिडल ईस्ट जाके सऊदीया को भी बोला है कि अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाएं, सारी चीज़ें। यार वो अलग टॉपिक है, ओपेक ने नहीं किया और वो सारी चीज़ें, वो अल्टीमेटली हर चीज़ लिंक्ड है। तो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स इन एंड शो दीज डॉट्स इन योर अपने क्वेश्चन के अंदर आपको शो करना होता है। इसके बाद अगला है कमिटमेंट टू द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट को जो कमिटमेंट, ये सारी अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को हम देख रहे हैं कि भाई यूएस ने जो स्ट्रेटजी, यूएस ने ये पॉलिसी ऑप्शन रखा है ना, आपसे उसने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि पॉलिसी ऑप्शंस बताए यूएस के लिए, तो यूएस ने इटसेल्फ जो पॉलिसी ऑप्शन डिफाइन किया है 2-4 दिन पहले या जो रिसेंट, वो आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके अंदर आपको अगर लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो आपने बतानी है, और उसको बेसिकली ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है। पहले तो ये बताओ कि किया क्या, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर ये बताओ कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पे हम बताएंगे कि इसराइल की डील, अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र करेंगे, लेबनान इसराइल डील का जिक्र करेंगे, वो भी यूएस ने कराई है एनर्जी वाली डिपेंडेंस की वजह से। वो सारी चीज़ें यहाँ पे, टाइज विद अरब स्टेट्स का जिक्र है, यहाँ पे इसराइल के साथ कोलैबोरेशन का जिक्र है। अगला पॉइंट ये है कि कोऑपरेटिंग ग्लोबली अलाइज हमारे एसेट्स हैं। यूएस ने ये बोला है हम अलाइज को सपोर्ट करेंगे। इसकी वाज़ेह एग्जांपल्स आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप कॉड बता सकते हैं, ऑकस बताएंगे, I2U2 बताएंगे। अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं, अलाइंसेस और अलाइज बनाए जा रहे हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर कोऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आप जिक्र करें। फिर काउंटरिंग ईरान, ईरान को काउंटर करने के लिए ईरान डील का सीन चल रहा है कि उसको किसी तरीके से डील करें। फिर उसकी जो ये ईरान सपोर्ट कर रहा है रशिया को, इसको टैकल करें, कैसे, क्यों ये ड्रोन सप्लाई कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने ईरान को काउंटर करना है, यूएस ने कहा है ये। खैर ये हो गई है उसके यूएस के पॉलिसी ऑप्शन। अब आप कैसे बताएंगे इसके अंदर, आपने ये बताना है, आपने भी ज़ाहिर है अकेडमिया का भी लेंस लेना है और अपने हवाले से भी उसके अंदर पॉलिसी चीज़ें इंक्लूड करनी हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हमने क्या बताना है भाई। हमने बताना है यूएस मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चाइना ट्रैप। अच्छा, यूएस को मस्ट अडॉप्ट, एक्सेप्ट एंड रिकग्नाइज द रियलिटी ऑफ चाइना ट्रैप। चाइना ट्रैप को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिएक्शनरी पॉलिसीज़ हैं, तो यूएस को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यूएस की जो है, जो बड़े क्वार्टर्स बैठे हुए हैं, पावर कॉरिडोर्स, उनको चाहिए ये चीज़ समझें, जो कि फॉरेन स्कॉलर्स इन फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर डायरेक्शन दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के अंदर दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट के अंदर, ये सारे यही बताई जा रहे हैं कि यूएस की पॉलिसीज़ रिएक्टिव पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स चाइना। तो इस चीज़ को काउंटर करने की ज़रूरत है, जो कि पहले हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी होती थी यूएस की, ये ऑथर्स बता रहे हैं। अगर आपने रीड किया हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में ना वो पूरा पॉलिसी ऑप्शन दिया जाता है, बताया जाता है कि यूएस ये कर रहा है, यूएस ये क्यों कर रहा है और यूएस को ये करना चाहिए, इस तरीके से एग्जैक्ट बात की जाती है और वी करके वो लोग बात करते हैं। ज़ाहिर है वेस्ट का पूरा वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का एक उनका सीन है, तो वो करते हैं। खैर इसके आगे ये बता रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी में लीडर था, सुपर पावर था, तो प्रोएक्टिव पॉलिसी की वजह से सुपर पावर था। ये सारी बातें बतानी आपने। चाइना इज़ कंट्रोलिंग ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर पूरा उनका इन्फ्लुएंस है चाइना का। वो जो पूरा ट्रैप है, चाइना ने पूरा एक ओवरऑल लैटिन अमेरिका तक मतलब चला गया है उसका वर्ल्ड ऑर्डर, यूँ एशिया से लेके रशिया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यूएस रह गया उसके ऊपर। न्यू रियलिटी यही है कि भाई चाइना है, चाइना एग्जिस्ट करता है एंड यूएस इज़ एक्सेप्टिंग दिस। ये हमने इस पूरी पॉलिसी के अंदर भी देखा कि यूएस का एक सॉफ्ट टोन थी, बेसिकली था, बोला था कॉपरेशन भी करेंगे लेकिन कंपटीशन भी रखेंगे, तो ये चीज़ यूएस को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरा हमने ऑप्शन ये बताया कि इट शुड अडॉप्ट कंप्रोमाइजेबल अपोज इन द फॉरेन पॉलिसी। अब आज ये है कि ये चीज़ मस्ट हो गई है यूएस के लिए, क्योंकि एक मल्टीपोलर ऑर्डर जब होता है ना, मल्टीपोलर ऑर्डर हो और उसके साथ न्यूक्लियर भी हो दुनिया के पास, तो ज़रूरी है कि आपको अपनी पॉलिसी अप्रोच के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। क्योंकि भाई ये रियलिटी, जब हमने ऊपर बताया कि जब आपने रियलिटी एक्सेप्ट करनी है चाइना ट्रैप की, तो आपने ये भी एक्सेप्ट करना है कि भाई अब हम उसको डील नहीं कर सकते रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के साथ, हम उसको अब कॉम्प्रोमाइजेबल अप्रोच लेके चलना है। यूएस की हमने शिफ्ट करनी है पॉलिसीज़ को। डिक्टेटिंग करते थे पहले, ये डिक्टेट करते थे, क्या कहते थे, वी ऑन द वर्ल्ड, आपको तो पता होगा, ये बुक है पूरी वी ऑन द वर्ल्ड, ये आर्टिकल भी था
नॉम चॉम्स्की का, उसकी बुक के अंदर है कि भाई हम वी ओन द वर्ल्ड, उसने क्रिटिसाइज़ किया है इनडायरेक्टली कि वी ओन द वर्ल्ड, हमारी मर्ज़ी हम जिसके अंदर अटैक करें, हम अफ़गानिस्तान जाएँ, हम इराक़ जाएँ, हम सोमालिया जाएँ, हम वी कैन डू वट एवर वी वांट बिकॉज वी ओन द वर्ल्ड। तो ये पूरा क्रिटिक करता है वो नॉम चॉम्स्की इस बात को। खैर ये अब आप अलग से जिक्र कर सकते हैं, मर्ज़ी है। लेकिन फिर अब बात ये कि इस डायमेंशन से हो के अब करंटली यूएस एग्रीमेंट्स की तरफ आ गया है, ओवरऑल यूएस डील्स कर रहा है, यूएस एक टेबल टॉक की तरफ लेके जा रहा है और चाइना टेबल टॉक से भागता है। खैर ये वो अलग टॉपिक है। तो ये आप बताएंगे कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेबल अप्रोच करने की ज़रूरत है यूएस के अंदर। यूएस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के अंदर यही लिखा है कि वी डोंट वांट कंपटीशन विद द चाइना, वी वांट कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, वी वांट कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, पीस, ट्रेड, ओपन ट्रेड, ये सारी चीज़ें। मतलब यूएस की पॉलिसी आपने बताना है कि किस तरह शिफ्ट हो रही है और उसको क्या करना चाहिए, ये आप बता रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। खैर इसके आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि यूएस शुड लर्न लेसन फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बताया कि भाई 2 डिकेड्स से लर्न करो। 2 डिकेड्स में यूएस ने किया क्या? यूएस एक हो गया था हाइपर पावर। तो हाइपर पावर होने की वजह से ना यूएस की एक इमेज डिटोरिएट हो गई, इमेज का मसला आ गया। यूएन फॉरेन पॉलिसी प्रीवियसली वाज इन्फ्लुएंस बाय स्कॉलर्स। अब इसके अंदर मैं ये बताना चाह रहे हैं हम कि पहले यूएस स्कॉलर्स की जो उनकी जो डायरेक्शन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यूएस स्कॉलर्स जो क्योंकि उनका रिसर्च होती है, उनका एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें काम करने के बाद एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो पहले अडॉप्ट किया जाता है यूएस फॉरेन के, जिसमें हम देख सकते हैं अल्फ्रेड मार्क ने पहले यूएस को बोला था। ये बहुत पुरानी बात है, पता नहीं 90s 30s किस के टाइम, या इससे भी पहले किया। तो नेवल बिल्डअप किया यूएस ने, उसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बनी। सर लिपमैन एक थे जिनकी प्रैग्मेटिज्म की पॉलिसी यूएस ने अडॉप्ट की। तो वो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो अकेडमिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी में उनकी बातों को रिफ्लेक्ट करता था और उनकी पॉलिसी को लेके चलता था। हेनरी किसिंजर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि किस तरीके से हेनरी किसिंजर और निक्सन का वो था कोलैबोरेशन, और वो सारा लेके चलते थे, निक्सन प्रेसिडेंट जो। तो खैर ये फिर अब यूएस ने ना पूरे 2 डिकेड्स के अंदर ये चीज़ नहीं मानी। सारे स्कॉलर्स बोल रहे थे कि आपने इराक वॉर नहीं करनी चाहिए, सारे स्कॉलर ने बोला था आपको ये अफ़गानिस्तान से बाहर आ जाना चाहिए, और बहुत सारी मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन यूएस पॉलिसी क्या कर रहा था? यूनिलैटरलिज्म की पॉलिसी लेके चल रहा था। तो ये कि फ्लॉप हो गई और अब जाके चाइना पे इसमें पूरा मल्टीपोलर ऑर्डर में फंस गया है, क्योंकि स्टेट्स को अपना खतरा आ गया था। ये पूरा आप आईआर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्टेट्स चली गई बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में। यूएस एक तरफ हो गया, तो सबने देखा जब यूएस हाइपर पावर हो गया ना, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना और रशिया एक तरफ होगा और अदर स्मॉल स्टेट्स आसियान वगैरह, आपने ये सारा आर्गुमेंट देखा होगा। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन नॉर्मल करना है। मैं तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि यू कैन यूज़ दीज नॉलेज इन अदर क्वेश्चंस एंड अदर एरियाज एज वेल। इसके बाद मैंने ये बताया कि यूएस शुड फोकस ऑन मल्टीलेटरल डायलॉग्स। वही वाली बात है, मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, यूनिलेटरल पॉलिसीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पहली डेवस्टेशन हो गई है। मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी लेके चलें, ठीक है। डायलॉग्स करें, एग्रीमेंट्स करें, जो कि वो कर रहा है। इसमें लेबनान इसराइल डील एक बहुत वाज़ेह सबूत है, एविडेंस है। तो आपको पूरी अपनी बातों के साथ ना, अपने आर्गूमेंट्स के साथ देखना है कि एग्जांपल देनी होती है, कोटेशंस देनी होती है, फैक्ट्स देने होते हैं, कुछ पता चले कि आपके नॉलेज है, कोई काम की बात बताई जा रही है। ऐसी हवाई बातें नहीं करी जा रही कि मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी की जाए, क्यों की जाए, कैसे की जाए, कैसे करी जा रही है, तरीका बताना होता है पूरा। कि कन्फ्रंटेशन सोल्यूशन नहीं है, ये हमने देख लिया पिछले पूरे लास्ट डिकेड के अंदर। खैर इसके बाद लास्ट आप पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं, यूएस हैज़ टू जेटिसन कोल्ड वॉर मेंटालिटी। कोल्ड वॉर मेंटालिटी को छोड़ने की ज़रूरत है यूएस को। यूएस मस्ट अडॉप्ट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को मानने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गई, हम बार बार ये बता रहे हैं। और वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रशिया है, नेटो एक्सपेंशन की वजह से रशिया ने एक्सपेंड किया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि रशिया की नेशनल इंटरेस्ट का मसला था रशिया का, इस वजह से रशिया ने चढ़ी। इसमें वही फिर जॉन मेशामर का जिक्र कर सकते हैं। जॉन मेशामर को तो आपका ये रशिया भी कोट करने लग गया है कि रशिया इसलिए कोट करता है कि भाई देखो, आपका बंदा ही तो बता रहा है कि
हम लोग ने इसलिए हमने अटैक किया क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मसला था, नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, तो इसीलिए हमने अटैक किया। तो वही वाली बात है कि नेटो की एक्सपेंशन की वजह से अल्टीमेटली रशिया ने अटैक किया, और रशिया ने अटैक किया तो आपने उसको बोला कि वो इमीडिएट थ्रेट है, और लेकिन आपके एक्शंस की वजह से उसने अटैक किया। तो ये वाली पूरी बात कि अगर कोल्ड वॉर मेंटालिटी को वो छोड़ दे, कॉपरेशन के एनवायरनमेंट में लेके चले, भाई सही है। आप कहते हो कि कॉपरेशन ओपन वर्ल्ड है, ओपन वर्ल्ड है तो नेटो क्यों एक्सपेंड किया? इस सवाल को आंसर नहीं मिलता है इन लोगों को, तो वो ना दे सकते हैं कि नेटो खत्म हो जानी चाहिए ना। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो नेटो क्यों नहीं खत्म हुई? तो ये वाली सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं रशिया यूएस की साइड से, मसले तो हैं, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से वर्ल्ड कॉपरेशन चलेगी, क्योंकि वो ये समझता था कि हम एक सोल सुपर पावर है, हम लीडर हैं, हम जो चाहें डिक्टेट कर सकते हैं हम पॉलिसी, क्योंकि वी ऑन द वर्ल्ड, वो वाली बात है। तो यहाँ पे 9/11 आप बताएंगे नेशनल सिक्योरिटी इशू था जब यूएस का, तो यहाँ मैंने ये वाली बात कोट की है कि जब नेशनल सिक्योरिटी 9/11 हुआ था तो यूएस ने बोला कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारी नेशनल टेरिटरी के अंदर सॉवरेनिटी के वायलेशन की है, तो हम इसका हम जवाब देंगे, हम इसका वापस बाउंस बैक करेंगे हम इस चीज़ को। तो उन्होंने पूरा वर्ल्ड के अंदर वॉर ऑन टेरर चलाई थी, ठीक है, इतना नुकसान किया। वो कहते हैं $2 ट्रिलियन इसके अंदर लगा है 2 डिकेड के अंदर अफगानिस्तान के अंदर नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये वाली बात है कि फिर वो ड्यूल चल रही है ना, मेंटालिटी चेंज वही पुरानी वाली चल रही है। तो ये इसका क्वेश्चन था बेसिकली। आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप टाइम इन योर माइंड, कि टाइम के हिसाब से चलना है और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को पूरा करना है, और नॉलेज ज़्यादा डालनी है, मैप्स बनाने और बुक्स के रेफरेंस के साथ आपको करनी है, और इसी तरीके से अच्छा सवाल सॉल्व हो सकता है कि आप नंबर गेट करें। कुछ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है आपको।